नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लंदन में हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा इस यात्रा से बढ़ेगी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी। आज ब्रिटिश पीएम से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर संभव। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में कामकाज पर असर। आज भी बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर हंगामे के आसार, जबकि दोनों सदन में 4 महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा। नई नीति से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा बल। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के अवसर। देश में बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन। कैबिनेट सचिव होंगे समिति के अध्यक्ष। और शतरंज में दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। फ्लाइड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। वहीं कोनेरू हम्पी आज सेमीफाइनल में खेलेंगी टाई ब्रेकर। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए। ब्रिटिश पीएम की स्टार्मर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ये लंदन यात्रा है। देर रात लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती जरूरी है। और वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। लोग तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनसे हाथ मिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय मूल के ये लोग लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने स्वागत के बाद सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के स्वागत से अभिभूत हैं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह, जुनून, उत्साह प्रकट है। तो लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ब्रिटिश पीएम की स्टार्मर के साथ बातचीत है। किंग चार्ल्स तृतीय से भी उनकी भेंट होनी है। द्विपक्षीय वार्ता में तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच जो आपसी संपर्क है, उन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा होनी है। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद ये समझौता 2 वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। जनवरी 2022 में शुरू हुई भारत यूके एफटीए वार्ता 6 मई 2025 को पूरी हो गई, जब दोनों देशों ने इसके प्रावधानों पर अंतिम मुहर लगाई। दोनों देशों ने 27 क्षेत्रों में विस्तृत समझौता किया, जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, सेवा क्षेत्र, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे जटिल मुद्दे भी शामिल हैं। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। प्रतिवर्ष करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है।
डीसी से करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्नाभूषण और ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को भी ब्रिटेन के बाजार में जगह मिलेगी। ब्रिटेन की स्कॉच, विस्की, जिन और लग्जरी कार्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में सरकारी खरीद की अनुमति दी जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एफटीए से दोनों देशों को बहुस्तरीय लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, सेवा और निवेश में इजाफा होगा। दोनों देशों के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार होगा तो रोजगार और निवेश के अवसर में भी तेज बढ़ोतरी होने की संभावना है। एफटीए से भारत को होने वाले प्रमुख लाभ की बात करें तो 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। कपड़ा और आभूषण में ही लगभग $2.5 बिलियन के निर्यात की बढ़ोतरी की संभावना है। भारतीय आईटी, प्रोफेशनल सेवाएं, शिक्षा, योग को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा टैक्स से छूट मिलेगी, जिससे 4,000 करोड़ की बचत होगी। भारत में यूनाइटेड किंगडम का निवेश भी बढ़ सकता है। साथ ही भारत ने घरेलू हितों को ध्यान में रखकर डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को एफटीए के दायरे से बाहर रखा है। एमएसएमई सेक्टर, विशेषकर चमड़ा, हस्तशिल्प और गारमेंट्स को भी सीधा लाभ होगा। 60,000 भारतीय आईटी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा छूट का भी फायदा मिलेगा और भारत के सेवा निर्यात में तेज उछाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हो, इनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज हैं, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। एफटीए से ब्रिटेन को होने वाले लाभ की बात करें तो स्कॉच, विस्की, जिन और कार्स पर भारत में टैक्स कम हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकारी खरीद में यूके की कंपनियों की भागीदारी होगी। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। भारत से निवेश और तकनीकी स्थानांतरण में भी तेजी आएगी और ब्रिटेन में रोजगार, इनोवेशन, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एफटीए से दोनों ही देशों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापार जगत को होने जा रहा है। दोनों देशों के मौजूदा व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यूके भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। 2024 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार $57 अरब रहा था और भारत में ब्रिटेन का एफडीआई $35 अरब के करीब है। भारत जिस तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसमें यूके के साथ एफटीए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाएगा बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की वैश्विक मौजूदगी को लेकर विश्व व्यापार में मजबूती देगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भारतीय युवाओं के लिए काफी अहम है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के साथ साथ रोजगार, वित्तीय लाभ और जो उद्यमिता है उसके लिए नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से भारत के सेवा क्षेत्रों में रोजगार और वास्तविक मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये उन युवाओं के लिए विशेष लाभकारी होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। भारतीय युवाओं को ब्रिटिश बाजार में शैक्षणिक, वितरण और अन्य व्यावसायिक सेवाओं में निवेश के व्यापक अवसर मिलेंगे। एफटीए से भारत में उत्पादन और युवा श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है।
आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की आज यूके के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात होनी और इस शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर विस्तार से बात होगी। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर विस्तार से बात होगी और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी दोनों नेता विस्तार से बात करेंगे। हम जानते हैं कि 2030 तक भारत और यूके ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था 2021 में, जिसके तहत तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप बनाया गया था। लेकिन उस रोड मैप में और क्या नए परिवर्तन हो सकते हैं, किन क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है, इस पर आज विस्तार से होती हुई बात नजर आएगी। प्रधानमंत्री की आज की इस यात्रा के दरमियान ही भारत और यूके के बीच में ऐतिहासिक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे और अपने आप में भारत और यूके के लिए लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक मोर्चे पर ये अपने आप में एक ऐसा मौका होगा जो एक ऐतिहासिक पड़ाव के तौर पर याद किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री की आज की मुलाकात की तो प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन के राज परिवार के जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर अब आज शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में। वहीं आरएम भारत और यूके के बीच ये जो FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कैसे बड़े बदलाव लेकर आएगा और कैसे आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, अगर FTA के लिहाज से बात करें तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पड़ाव है भारत और यूके के संबंध के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि इसके जमीन पर उतरने के बाद में, मुक्त व्यापार समझौते के जमीन पर उतरने के बाद में 90% जो यूके के उत्पाद हैं उनके भारत के बाजार में टैक्स में बड़ी कटौती होगी। लेकिन भारत के नजरिए से अगर बात की जाए तो 99% भारतीय उत्पादों की टैक्स फ्री एंट्री यूके के बाजार में होगी। गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिहाज से ये अपने आप में बेहद अहम है और भारत के जो लेबर इंटेंसिव जो तमाम जो उत्पाद हैं, जिनमें खासतौर से हम कपड़े परिधान की बात कर सकते हैं, चमड़ा उत्पादों की बात कर सकते हैं, ऐसे तमाम जो सेक्टर्स जिनमें MSME का एक बड़ा रोल होता है, उसके माध्यम से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर इस FTA के माध्यम से दिखाई पड़ेगा, जिसका बड़ा फायदा भारतीय व्यापारिक गतिविधियों में होता नजर आएगा। मौजूदा वक्त में भारत और यूके के बीच में $57 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। लेकिन FTA के लागू होने के बाद में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि प्रतिवर्ष दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें लगभग $35 बिलियन की उछाल होती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा एक मौका है। और ब्रिटेन के लिहाज से बात की जाए तो ब्रिटेन जब ब्रेक्जिट हुआ और उससे बाहर निकल के आया तो उसके बाद से उसका ये सबसे बड़ा और अहम एक तरीके से FTA होगा, क्योंकि उसके यहाँ अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के अप एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन अगर इस नज़रिए से बात की जाए कि भारत के साथ जो FTA होगा तो वो ब्रिटेन के बाजार को भी एक बड़ा मौका देता नजर आएगा। तो यूके की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत बेहतर स्थिति होगी भारत के साथ FTA साइन करने के बाद। और भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत के जो पेशेवर हैं, जो तमाम जो यहाँ यूके में मौजूद हैं, मौजूदा वक्त में लगभग 18 लाख ये संख्या जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन पेशेवरों के लिहाज से भी यहाँ पे जो डबल कंट्रीब्यूशन जो रहता है उन लोगों का, उसमें रियायत मिलती नजर आएगी और बड़ी संख्या में लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। तो सेवा प्रदाताओं के लिहाज से भी एक बड़ा अहम पड़ाव है जहाँ पे भारतीयों को मदद होगी। साथ ही साथ भारतीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा बाजार मिलेगा इस FTA के लिहाज से अगर बात की जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं FTA के नज़रिए से अगर हम एग्री सेक्टर यानी कृषि सेक्टर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी पर प्रवेश मिलेगा। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसे हम एक ऐतिहासिक मोड़ मान सकते हैं। भारतीय कृषि उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क मिलेगा और इसी पर प्रवेश होगा, जिसके अगले 3 वर्षों में कृषि निर्यात में 20% से अधिक वृद्धि होने की संभावना है, जो 2030 तक भारत के $100 बिलियन के कृषि निर्यात के लक्ष्य में योगदान देगा। अब इस समझौते से हल्दी, काली मिर्च, इलायची, आम का पल्प, अचार और दाल जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क हटाया जाएगा। कुल 95% कृषि और प्रोसेस्ड फूड श्रेणियों को पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे किसानों को अधिक आय, बेहतर गुणवत्ता और पैकेजिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी। डेयरी उत्पाद, सेब, दलिया और खाद्य तेलों को FTA से बाहर रखा गया है ताकि भारत की खाद्य सुरक्षा और घरेलू कीमतें स्थिर बनी रहे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों के मछुआरों को भी भारी लाभ होगा, क्योंकि झींगा, ट्यूना
और मछली आहार जैसे उत्पादों को 99% तक शून्य कर का फायदा मिलेगा, जिन पर वर्तमान में 4.2 से करीबन 8.5% के बीच कर लगता है, जिससे भारत की हिस्सेदारी ब्रिटेन में $5.4 बिलियन के समुद्री आयात की अगर बात की जाए तो वो बाजार में तेजी से बढ़ेगी। भारत के कॉफी, चाय, मसाले और रेडी टू ईट फूड का निर्यात शून्य टैरिफ के साथ ब्रिटेन में तेजी से आगे बढ़ेगा। गोवा की फेनी, नासिक की वाइन और केरल की ताड़ी जैसे जो भारतीय पेय पदार्थ हैं, अब भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के साथ प्रीमियम रिटेल में जगह पाएंगे। इससे भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक ही नहीं बल्कि उच्च मूल्य वाले ब्रांडेड फूड सेक्टर का ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये समझौता कृषि मूल्य श्रृंखला में व्यापक रोजगार उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग की जो तमाम इकाइयां हैं उन्हें बढ़ावा होगा और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। भारत ब्रिटेन एफटीए न केवल एक व्यापार समझौता है बल्कि ये असम की चाय, केरल के मसाले, पंजाब की फसलें और आंध्र के समुद्री उत्पादों को वैश्विक मानचित्र पर ऊंचा स्थान दिलाने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। देश में किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र ने वैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया, जो देश भर में आपदा या संकट की स्थिति से निपटने की शीर्ष इकाई होगी। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यानी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। कैबिनेट सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष और सदस्य समिति के मेंबर्स होंगे। ये समिति सभी मंत्रालयों, राज्यों, एजेंसियां, संगठनों के बीच समन्वय और सक्रिय निगरानी का काम करेगी। संभावित या उभरते संकट की स्थिति में सरकार की ओर से शीर्ष स्तर पर निर्णय विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को ST के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए देश में पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में भी आज 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025
पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करने वाले हैं। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने के लिए काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्जवल देवराव निकम शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मॉनसून सत्र शुरू हुए कम से कम 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही। विपक्ष की ओर से लगातार संसद भवन के बाहर और अंदर कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। हंगामे के चलते कामकाज रुक रहा है, जबकि सरकार की ओर से पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो नियम के तहत हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो सोमवार से चर्चा का समय और घंटे भी तय हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है। विपक्ष की ओर से रोज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। कहा जा रहा है कि आज भी इंडी ब्लॉक प्रदर्शन करेगा। इस बीच आज सुबह आप सांसद ऋषि, हमने देखा कि लगातार 3 दिन बीतने के बाद भी अगर देखा जाए तो दोनों जो सदन है उसमें लगातार विपक्ष हंगामा बरपा रहा है और एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहा। और जिस तरह से सदन प्रस्ताव भी आज पेश किया गया, क्या कुछ संभव है आज दोनों सदनों में? जैसे आपने बताया कि दो विधेयक दोनों सदनों में आज फिर से सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में कोशिश कर रही है सरकार के अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए। और इसी प्रक्रिया में हमने देखा है कि राज्यसभा में अभी तक एक ही विधेयक पारित हो पाया है, जबकि लोकसभा में विधेयक पेश तो किए गए हैं लेकिन कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब जहां तक बात करें कामकाज प्रभावित होने की, तो कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर इन 3 दिनों में देखें तो लोकसभा में 1 घंटा भी अभी तक कामकाज नहीं हो पाया है। और उसके बाद अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में करीब 4.5 घंटे अब तक जो भी कामकाज हुआ है, जिसमें कि एडजॉर्नमेंट के समय जो भी कहा जाता है, अपील की जाती है, वो सारा समय उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो उसमें भी 4.5 घंटे के आसपास ही काम हो पाया है पिछले 3 दिनों में। और खर्चे की बात करें तो तकरीबन 23 करोड़ का जो कह सकते हैं कि रुपए की बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं PRS के आंकड़ों के अनुसार प्रति मिनट तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा संसद को चलाने में आता है। तो इस तरीके से संसद को जो नुकसान हो रहा है, जो कामकाज का तो नुकसान हो रहा ही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, देश की जनता के सामने मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं, विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं। आज भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी कि काम रोककर चर्चा करने की बात बिहार के मुद्दे पर खास तौर से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है उसकी रखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर इसी मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा और शोर शराबा चल रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने कल शाम तक जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार 98% तक लोगों को इस सूची में यानी कि जो रिवीजन की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जा चुका है। उनके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। तकरीबन 90% फॉर्म डिजिटलाइज करके अपलोड किए जा चुके हैं। अब कुछ आंकड़े हैं जो ये साफ बताते हैं कि इन सब आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग करे तो क्या करे। जैसे कि अगर हम बात करें तकरीबन 20 लाख लोग मृत पाए गए हैं, उनके बारे में क्या करे चुनाव आयोग, उनको कैसे लिस्ट में शामिल करे। 28 लाख जो लोग हैं तकरीबन हैं जो कि अपने स्थान से स्थायी रूप से प्रवासित हो चुके हैं, यानी कि अब वो बिहार में नहीं रहते, तो उनका वोट कैसे बने। 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अता पता ही नहीं है, जिनका कि सिर्फ वोट है। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म जमा भी नहीं किए, तो ऐसे वो कौन से लोग हैं और जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या तकरीबन 15 लाख है। अब इन सब आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो कौन ऐसा है जिसके आधार पर जिनके लिए विपक्ष हंगामा और शोर शराबा कर रहा है। सभी आंकड़े चुनाव आयोग ने देश के सामने रख दिए हैं और प्रक्रिया जो चल रही है उसको भी बता दिया है। कल शाम तक के आंकड़ों के अनुसार अगर 98% लोग इस रिवीजन में शामिल हैं तो बाकी लोगों के आंकड़े भी आयोग दे चुका है। तो पूरी वस्तुस्थिति यही है कि
जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं, विपक्ष कुछ और कह रहा है और अलग अलग तरीके से चीज़ों की पॉस्चरिंग हो रही है और इसी के चलते जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है और आज भी लगता है कि इसी के चलते कामकाज एक बार फिर से प्रभावित होने की उम्मीद कर रहे हैं लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कामकाज प्रभावित हो और जो विधेयक हैं वो आगे न बढ़ पाए। लेकिन एक जो बात है जिस पर सहमति बन गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से संभवतः ये चर्चा हो जाए दोनों ही सदनों में, क्योंकि समय मुकर्रर हो गया है कि इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो सोमवार से क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा, लेकिन आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर संसद की गरिमा को देखा जाता है और हमने लगातार देखा कि लोकसभा अध्यक्ष हों या उपसभापति हों, वो हमेशा आग्रह करते हैं कि सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आचरण के साथ साथ चर्चा ज़रूर करें। लेकिन जिस तरह से तख्तियाँ लगाई जाती हैं, समय तो बर्बाद होता ही है, लेकिन विपक्ष के पास तर्क की भी कमी है। सिर्फ हंगामा करना ही उनका मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हंगामा नहीं होना चाहिए, तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने यहाँ पर एजेंडे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर रिवीजन चल रहा है वो गैर कानूनी है और वहाँ पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये विपक्ष के आरोप है और उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो कि सक्षम नहीं है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए या जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस तरीके के आरोप तो विपक्ष लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जिन लोगों के लिए आप परेशान हैं, आप अपने BLA के माध्यम से उन लोगों के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में क्यों नहीं शामिल होते हैं। लेकिन विपक्ष के अलग ही हैं। कल हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अपनी बातें रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि उनके पास पूरी प्रक्रिया है का खुलासा है और वो इसको सदन में रखना चाहते हैं। लेकिन सदन में अगर चर्चा होगी तभी तो उस पर खुलासे को रखा जाएगा, लेकिन हंगामा ही होता रहेगा, तख्तियाँ लेकर आएंगे और तो और जिन जगहों पर प्रतिबंध किया गया है कि वहाँ पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उन जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहा है। तो पूरा गतिरोध जो है, टकराव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और इसी के चलते जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। जी, आज ये गतिरोध टूटे और एक जो कई अहम विधेयक जो राष्ट्रहित लोकहित से जुड़े हैं, जो सूचीबद्ध हैं, वो पारित हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं भारत सरकार की, जिसने सभी राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के लिए कई कदम उठाए। इसमें सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करने के लिए बिहार सहित पूरे देश में बड़े बदलाव शामिल हैं। 2021-26 की अवधि के लिए इस योजना को कुल 2,539 करोड़ रुपए के खर्च के साथ अनुमोदित किया गया। देखिए रिपोर्ट। डीडी फ्री डिश, प्रसार भारती का निशुल्क डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म। बीते कुछ वर्षों में डीडी फ्री डिश का दायरा अभूतपूर्व रफ्तार से बढ़ा है। साथ ही इस मंच पर दक्षिण भारतीय सहित विभिन्न भाषाओं की भरपूर भागीदारी भी देखने को मिली है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार डीडी फ्री डिश 2024 तक देश भर में लगभग 4.9 करोड़ घरों तक पहुंच चुका है। डीडी फ्री डिश के मंच पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इनके अंतर्गत ई नीलामी में दक्षिण भारतीय भाषाओं के चैनलों के लिए स्लॉट आरक्षित किए गए। दक्षिणी क्षेत्र के निजी प्रसारकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंडों को सरल बनाया गया। इतना ही नहीं, हाल की ई नीलामी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चैनलों के लिए समर्पित स्लॉट ऑफर करना और 3 अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषाओं के निजी चैनलों को डीडी फ्री डिश पर शामिल किए जाने जैसी महत्वपूर्ण पहल भी की गई है। डीडी फ्री डिश की भाषाई विविधता को आगे बढ़ाने में तकनीक से लैस दूरदर्शन के अपने क्षेत्रीय चैनल और दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्रसारण करने वाले 27 शैक्षिक चैनल भी योगदान कर रहे हैं। सरकार के ठोस प्रयासों से आज डीडी फ्री डिश दूरस्थ, सीमावर्ती और अन्य दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचकर सेवाएं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई सहकारिता नीति की घोषणा करने वाले हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी नीति की प्रारूप समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
ये नई नीति विकसित भारत विजन में योगदान देगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार की है। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक यानी अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई। चुनौती दिए जाने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जिन 12 दोषियों को बरी किया गया उनमें से 5 को मकोका कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष इस केस में आरोप को साबित करने में नाकाम रहा। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे। फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले दिनों सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने फिल्म में 6 कट्स करने का आदेश दिया था। फिल्म निर्माता की ओर से ये बताया गया कि उसने कमेटी के आदेश का पालन किया, लेकिन कन्हैया लाल हत्या के दोषी जावेद और जमीयत उलेमा हिंद इसे नाकाफी बताते हुए फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिल्म प्रोड्यूसर ने वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाटीन का चौका। MDH सोयाटीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाटीन असली प्रोटीन। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आगे ढाका के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में हुए विमान हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए भारत आगे आया। भारत ने ढाका में इलाज करा रहे पीड़ितों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स, नर्सेज और जरूरी उपकरण भेजे हैं। भारत ने जले हुए घावों के उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल रखने वाले दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल से 2 भारतीय विशेषज्ञों और एक नर्सिंग सहायक की एक टीम 21 जुलाई को ढाका में हुए विमान दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए ढाका पहुंच गई। वे गुरुवार की सुबह से ढाका के अस्पताल में अपना काम शुरू करेंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस त्रासदी के मद्देनजर बांग्लादेश को हर संभव सहायता समर्थन के आश्वासन के बाद हो रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त जुनैद कुरैशी, अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में इस्लामिक साहित्य और मोबाइल फोन बरामद किए गए। मिशन अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, उस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उस मामले की विवेचना हमारे साइबर थाना के द्वारा की जा रही है। और नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जो मुख्य अभियुक्त अब्दुल रहमान, जो कि इसका प्रचार प्रसार में लगा हुआ था,
पूछताछ में, इंट्रोगेशन में उसने इस बात को कबूल किया कि वह भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में इसके लिए जाता था। जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी दक्ष हैं। तो हम लोग इसको अपने एक्सपर्ट्स को, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उसकी STF की भी हम लोग मदद लेकर के सारे डाटा को निकाल रहे हैं और इन लोगों का क्या लेन देन है, कहाँ से कैसे आया, विदेशों से क्या पैसा आया, इन सब पर भी पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सर भेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। प्रधानमंत्री जी का खासा फोकस रहा है MSME मंत्रालय पर। क्या उपलब्धियां रही इस मंत्रालय की जो गरीबों के लिए काम किए गए? सिर्फ MSME विभाग है वो, ये दोनों पोर्टल पर हमारा रजिस्ट्रेशन सब मिला करके है 34 करोड़। 28 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दे दिया। बिहार में जो चुनाव होने हैं उसमें आप सबसे बड़ा प्राइम मुद्दा क्या मानते हैं? इन्फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हुआ है, खास करके आप किशनगंज के इलाका में चले जाइए, जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डरिंग इलाका में जाइए। दूसरे लोग बागवान लगा लिए हैं और टारका लगाए हैं, वो सब दूसरे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, रह रहे हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों के सुर्खियों की। और स्टूडियो में हाजिर हैं संध्या मुस्कुराती हुई अखबारों की सुर्खियां लेकर। संध्या, ओवर टू यू। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कि आज प्रमुख अखबारों ने ली है और हेडलाइन के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। किन्हीं अखबारों ने देश विदेश पेज पर लिया है, किन्हीं ने पहले पेज पर प्रकाशित किया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूती देने पर जोर रखेंगे, ये बात हेडलाइन के साथ प्रकाशित है। दैनिक जागरण अखबार में बुधवार रात को लंदन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज कीर स्टारमर के साथ बैठक होनी है, द्विपक्षीय बैठक। भारत ब्रिटेन FTA पर भी किए जाएंगे हस्ताक्षर। और आपको बता दें कि ब्रिटेन की यात्रा के बाद इतने ही लंबे दौरे पर मालदीव भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज इस खबर को लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि जनसत्ता अखबार ने आज देश दुनिया पेज पर प्रकाशित की है और हेडलाइन के साथ इस खबर को लिया है। आपको बता दें कि पर्वतानेनी हरीश ने क्या कुछ कहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से। उन्होंने कहा कि कट्टरता व आतंकवाद में डूबा हुआ है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही और कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हूं। भारतीय उपमहाद्वीप प्रगति, समृद्धि और विकास के मॉडल के मामले में बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि एक और भारत एक मजबूत लोकतंत्र, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और सभी देशों को साथ लेकर चलने वाला समावेशी समाज है, और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है और IMF से पैसा उधार लेकर वो अपना काम चलाता है। तो साफ तौर पर दो टूक उन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान के लिए ये बात कही। अगली खबर का रुख करते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को आज अपने पहले पेज पर लिया है और आपको बता दें कि चीन के टूरिस्टों को आज से मिलेगा भारत का वीजा। गलवान में झड़प के बाद इस पर रोक लग गई थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत दोबारा होगी। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए फिर से टूरिस्ट वीजा जारी करने का ऐलान कर दिया और ये कदम गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद बिगड़े आपसी रिश्तों को सुधारने की कोशिश के तहत उठाया गया है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है। एक और अच्छी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जैसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर ली है और एक रिपोर्ट के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया कि पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 8 पायदान
ऊपर चढ़ गया है। तो भारत के पासपोर्ट रैंकिंग में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में बताया गया है कि भारत ने रैंकिंग में 8 पायदान की छलांग लगाई और 77वें स्थान पर पहुंच गया। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है। दरअसल राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बात कही कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध सरकार ने नहीं बल्कि एनजीटी ने लगाया है। उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है एक सवाल के जवाब में। तो अलग अलग क्षेत्रों के आंचल अगर बात करें तो आज के अखबारों ने इन प्रमुख खबरों को अहम स्थान दिया है और हेडलाइन के साथ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में इन तमाम क्षेत्रों से सुर्खियों को समेटकर हमारे दर्शकों तक लाने के लिए और उस मन से साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे थे अखबारों की, अब आपको लिए चलते हैं कारोबार जगत की ओर, जानते हैं कारोबार जगत से जुड़ी बड़ी खबर। तो आज 24 जुलाई है। आप सोच रहे होंगे हम आपको क्यों याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज आयकर दिवस है। एक ऐसा दिन जब हम ना सिर्फ टैक्स सिस्टम को याद करते हैं बल्कि उन ईमानदार टैक्स पेयर्स को भी सलाम करते हैं जो देश की तरक्की की रीढ़ हैं। 166 साल पहले शुरू हुआ इनकम टैक्स का सफर कैसा रहा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। हर साल 24 जुलाई को देश मनाता है आयकर दिवस। ये दिन है देश के उन ईमानदार करदाताओं को याद करने का जिनके योगदान से होता है भारत का निर्माण। आज वही दिन है जब 1860 में भारत में पहली बार आयकर कानून लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक टैक्स देने की परंपरा ने न सिर्फ देश को मजबूत किया बल्कि देश के हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया। आयकर दिवस पर कर विभाग ने देश के विकास में योगदान देने वाले करदाताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। विभाग का हर एक अफसर और कर्मचारी अब ये उसका प्रयास है कि करदाता को हम अधिक से अधिक सर्विसेज दें, सहूलियत दें और उसकी ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज़ करें। टैक्स कंप्लायंस एक राष्ट्रीय एक प्रायोरिटी है और ये नेशनल ग्रोथ में एक तरह से मददगार होगी। देश में आयकर अधिनियम के इतिहास पर निगाह डालें तो 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की। 1922 में व्यापक आयकर अधिनियम के जरिए देश में सुव्यवस्थित कर प्रणाली की स्थापना हुई। 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का गठन किया गया और उसे कानूनी तौर पर मान्यता दी गई। 1946 में राजस्व सेवा के लिए ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। 1961 में देश में आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए नया समग्र कानून बना। 1981 में आयकर विभाग के कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की गई। 2009 में बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हुई और 2021 में नए ई फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई और पहले से भरे रिटर्न उपलब्ध होने लगे। कंप्यूटराइजेशन से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था, जिसके लिए काफ़ी लंबी कतारें लगती थीं। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से अब रिटर्न दाखिल करना काफ़ी आसान हो गया है। नए ई फाइलिंग पोर्टल में तो अब पहले से भरी हुई जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही टैक्स पेयर्स को अपने सारे अहम लेन देन की जानकारियाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आसानी से मिल जाती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भी कर रहा है। आयकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि करदाताओं को अपने टैक्स और रिफंड संबंधी जानकारियाँ सही और उचित समय सीमा के भीतर देनी चाहिए। जब अपनी विवरणी भरें तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप जो इसमें अपनी कटौती, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं वो सही क्लेम। ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और टैक्स सरलीकरण का ही नतीजा है कि बीते कुछ सालों में व्यक्तिगत आयकर के आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आयकर विभाग के आंकड़ों पर सरसरी निगाह डालें, साल 1999 में करीब 25,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा किया गया, जो 2004-05 में करीब 50,000 करोड़ पर पहुंचा। साल 2007-08 में ये 1.2 लाख करोड़ का आंकड़ा रहा, जो कि 2012-13 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। 2019-20 में यह आंकड़ा पहुंचा करीब 5 लाख करोड़ और 2023-24 में ये 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। मोदी सरकार ने आयकर अधिनियम को और भी सरल बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि इसी साल देश को नया आयकर कानून मिल सकता है, जो साल 1961 के आयकर अधिनियम की तुलना में ज़्यादा सरल, सीधा और छोटा होगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आयकर दिवस पे सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में राष्ट्र निर्माण में करदाताओं के अहम योगदान की सराहना की। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर उन्होंने उम्मीद जताई कि इस साल के बजट में तय कर संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा और साथ ही उन्होंने करदाताओं को सलाह दी कि सभी अपने रिटर्न में सही जानकारियां उचित समय पर दें और देश के विकास में अपने योगदान को भी स्थापित करें।
इस वक्त हमारे साथ हैं सीबीडीटी चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी, और आयकर दिवस के मौके पर ख़ास तौर पर दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए सर धन्यवाद। तो सर, अभी अगर हम देखें जो ट्रेंड चल रहे हैं टैक्स फाइलिंग को लेकर के, तो करंट ईयर का जो आपका टारगेट है उसको लेकर के क्या असेसमेंट अभी तक आप लोग कर पाए सर? करंट ईयर टारगेट है और जो ट्रेंड्स हैं वो इनकरेजिंग हैं। इस बार क्योंकि हमने थोड़ा सा ये आयकर जो विवरणी थी उसकी यूटिलिटी हमने नोटिफाई किया था अप्रैल के एंड में, तो इसलिए जो 31 जुलाई का जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड किया है 15 सितंबर तक। बट ITR 1 और ITR 4 और ITR 2 ये यूटिलिटीज़ ऑलरेडी अभी आ गई हैं, और जिस तरह से जो टैक्स पेयर का जो रिटर्न फाइलिंग का जो ट्रेंड है वो इनकरेजिंग है। सर, तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, रेड फ्लैगिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग फेसलेस असेसमेंट, ये सब जो तकनीक आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है टैक्स कंप्लायंस को लेके? आप लोगों का असेसमेंट कुछ हुआ है इस पर? बड़े इंकरेजिंग, बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। जैसे विदित होगा कि जो फॉरेन एसेट्स थे उसमें करीब 29,000 करोड़ से ज़्यादा का फॉरेन एसेट डिक्लेयर हुआ, और 1,000 करोड़ से ज़्यादा की फॉरेन इनकम डिक्लेयर हुई। इस बार पिछले हफ्ते हम लोगों ने ऑल इंडिया वेरिफिकेशन एक्सरसाइज डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को लेके हमने किया है, जिसमें करीब हमने 150 से ज़्यादा ऐसे इंटरमीडिएटरीज़ को और फैसिलिटेटर्स जो थे जिन्होंने कि लोगों को भ्रमित कर रहे थे आयकर विवरणी में गलत डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए, उनको भी टैप किया है। वो उनको टैप हम आइडेंटिफाई कर पाए जो विभाग में AI टूल्स हैं, उसके बेसिस पे ट्रेंड्स और पैटर्न्स को देख के हमने उनको आइडेंटिफाई किया। सर, नए इनकम टैक्स लॉ जो कि संसद के सामने विलंबित है, उस पर चर्चा भी होनी है। इसके पीछे का इंटेंट क्या है और किस तरह से हम एक सिंप्लीफाइड युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर इंटेंट को लेकर के आप कुछ बता पाएँ। जो नया बिल है उसमें सिर्फ 536 क्लॉजेस हैं, और जो उसका साइज़ है वो करीब लगभग आधा हो गया है, और टेबल्स के रूप में 57 टेबल्स हैं, जिसमें कि इस रूप से हम लोगों ने ईजी जहाँ पर हो कि प्रेजेंट करने में, जहाँ पर इंग्लिश सेंटेंसेस को भी कम किया है, छोटा किया है। और मेरा विश्वास है कि इससे करदाताओं को सहूलियत होगी। जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं आने वाले दिनों में नए इनकम टैक्स लॉ के साथ और भी ज़्यादा सिंपल और भी ज़्यादा सहूलियत वाले होनी जा रही हैं। कैमरामैन मोहित पीके के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। भारत रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल सेवानिवृत्त आमिर बरम के साथ बैठक की। इस दौरान इजरायली महानिदेशक ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में पूर्ण समर्थन जताया। अमेरिका और जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई, जिसमें करीब $550 अरब डॉलर का निवेश शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार इस डील में लाखों नई नौकरियों का सृजन, इसका 90% लाभ अमेरिका को मिलेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $322 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी। नवीनतम प्रस्तावित सैन्य बिक्री मई में F-16 प्रशिक्षण और रखरखाव के लिए घोषित एक अन्य बिक्री के बाद हुई। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस से युद्धबंदियों के एक नए समूह को वापस ले आया। उन्होंने कहा कि इससे लौटने वाला सैनिकों की संख्या 1000 से अधिक हुई, जैसा कि तुर्की में वार्ता में सहमति बनी थी। तुर्की के एस्की शहर प्रांत में जंगल की भीषण आग बुझाने के दौरान 10 दमकल कर्मियों की मौत, जबकि 14 अन्य घायल। और अब खबरें खेल जगत से। भारतीय इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने फिडे महिला विश्व कप से फाइनल में बनाई जगह। दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी। उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगी को सेमीफाइनल के मुकाबले में हराकर खिताबी दौर में किया प्रवेश। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और चीन की लई टिंगजी के साथ मुकाबला ड्रॉ। अब कोनेरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी।
भारत और इंग्लैंड के बीच हिंदुस्तान तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 264 रन के आगे खेलेगी। कल दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना लिए। मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम को तगड़ा झटका। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पैर में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर। पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन उन्नति हुड्डा से भिड़ेंगी। प्रतियोगिता के राउंड ऑफ 32 में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी के खिलाफ 21-15, 18-21, 21-17 से जीत दर्ज की। भारतीय युवा शटलर उन्नति हुड्डा चाइना ओपन की प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु से भिड़ेंगी। उन्नति हुड्डा ने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणॉय चाइना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के शू टियानशेन से भिड़ेंगे। प्रणॉय ने पहले दौर में मैच में जापान के कोकी वतानबे को 8-21, 21-16, 23-21 से शिकस्त दी। भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भारत की 2036 के ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी की दिशा में शानदार पहल। अचंत शरद कमल से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर खिलाड़ियों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से खिलाड़ी इसका इंतज़ार कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ हैं अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल। अचंत, किस तरह से आप देखते हैं फाइनली इस बिल का जिसका सबको इंतज़ार था, अब इसको एक फॉर्म मिल रहा है और आपके हिसाब से क्या हाईलाइट्स आप देखते हैं इस बिल के? ये खिलाड़ियों से ही नहीं, आई थिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स जो स्पोर्ट में इन्वॉल्व है उनके लिए एक अवेटेड न्यूज़ है कि ये स्पोर्ट्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स बिल जो है वो पास हो जाए, क्योंकि इसमें मेन चीज़ जो है जो गवर्नेंस को लेके, जो ट्रांसपेरेंसी को लेके, और सबसे मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही एथलीट सेंट्रिक है। आई थिंक दिस बिल विल मेक श्योर दैट रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस चले ताकि प्लेयर्स को वी आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस। काफ़ी राउंड्स ऑफ डिस्कशन चले थे इस बिल का जो है लेआउट तैयार करने से पहले। खिलाड़ियों से भी बातचीत की गई थी और ज़्यादातर खिलाड़ियों का यही कहना था कि ये पहली बार है कि खिलाड़ियों के लिए कोई बिल लाया जा रहा है और खिलाड़ी क्या कहना चाहते हैं उनकी भी जो बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, उनको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खिलाड़ी को क्या क्या ज़रूरत है एंड नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बिल ही नहीं, जो जैसे पॉलिसीज़ बन रहे हैं 2036 ओलंपिक्स को लेके कि प्लेयर्स को कहाँ कैसे ट्रेन करवाना है, यू नो मेडल्स कैसे हम ओलंपिक्स में ज़्यादा ले आए, तो ऑल दैट इज़ कमिंग एट वन गो। आई थिंक ये स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी पुश है एंड मेकिंग श्योर दैट जो आने वाले खिलाड़ी हैं, यंगर बच्चे हैं, उनका जो प्रोग्रेस है जो सही चले आगे तक, इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छे से खेलें और जीते। तो फॉर ऑल ऑफ दैट दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है बहुत ही एसेंशियल है एंड मेनी ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर्स जो हैं, स्पोर्ट के जो सुपर पावर्स हैं, उन सब के पास ऐसे पॉलिसीज़ हैं। इसी की वजह से दे आर एबल टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन स्पोर्ट। कितना आप ज़रूरी मानते हैं, क्योंकि इलेक्शन सिलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बहुत ज़रूरी था? हाँ जी, बहुत ही ज़रूरी है, खास करके प्लेयर्स जब दे फील दे आर लेफ्ट आउट और उनको जब सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, यू नो द वे जो उनका परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड जो सिलेक्शन होती है या टूर्नामेंट की फंडिंग होती है, जो वॉट एवर सपोर्ट फॉर द प्लेयर्स जो मिलती है, अगर वो एक प्लेयर को नहीं मिलता है तो एक प्लेयर को पता नहीं है कि आगे क्या करना है। मतलब फेडरेशन के अगेंस्ट सवाल की ये नहीं है, एटलीस्ट हिज वॉइस हैड टू बी, हिज और हर वॉइस हैड टू बी हर्ड। तो उस डायरेक्शन में आई थिंक द ट्रिब्यूनल विल मेक इट अ लॉट मोर ईजियर। बहुत बहुत शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। जुड़ी हुई
में वक्त आ गया कि आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं गोवा कर्नाटक सीमा पर विशाल पश्चिमी घाट से गिरे दूध सागर झरने के किनारे से गुजरती ट्रेन की सुंदर झलकियाँ। आइए जाने से पहले प्रकृति से जुड़ें और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगी। आप लीजिए इस मनमोहक दृश्य का आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC। हर पल